दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वो हिमाचल से है। वहाँ पे 4 दोस्त कई सालों से एक साथ में रहते हैं, जिनमें से जो एक का नाम जॉर्डन है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम केशव है और एक ऋषि है। ये चारों दोस्त एक साथ में कई सालों से वहाँ रहते हैं। इन लोगों ने वहीं पे अपनी पढ़ाई करी है और वहीं पे जॉब करते हैं। तो ये जो स्टोरी है इन चारों की, ये मुझे रोहित ने शेयर किया। सो थैंक यू रोहित, शेयरिंग फॉर योर स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है, रोहित अपने 3 दोस्तों के साथ हिमाचल में रहता है। इन लोगों ने हिमाचल से ही अपनी पढ़ाई की है और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये लोग हिमाचल में ही एक साथ रह के यहाँ पे जॉब करते हैं। चारों लोग एक साथ में रहते हैं और एक साथ में यहाँ पे जॉब करते हैं। ये लोग कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। एक शाम की बात है, जब चारों लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, तभी ऋषि के घर से कॉल आता है। तो बात करने के लिए ऋषि वहाँ से थोड़ा साइड में चला जाता है। बात करके जब वापस आता है तो दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई किसका फ़ोन था, क्या बात किया, कहाँ से फ़ोन था। तो ऋषि कहता है कि मेरे घर से फ़ोन था, और वो बताता है कि उसके बड़े भाई की शादी तय हो गई है और 2 दिन के बाद सगाई है, तो उससे सगाई के लिए गांव जाना होगा। रोहित अपने तीनों दोस्तों से कहता है कि मेरे भाई की शादी में तुम तीनों को भी चलना होगा। जवाब में दोस्त लोग भी कहते हैं कि भाई की शादी है तो हम तीनों आएंगे, जब चलना होगा तुम लोग हमें बताना, हम लोग तुम्हारे साथ में चलेंगे। ऋषि कहता है कि कल सुबह हमें निकलना होगा, तो तुम लोग तैयार हो जाना, सुबह सुबह हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। ऋषि की बात सुनने के बाद सारे लोग सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन वो लोग ऋषि के घर के लिए निकल जाते हैं। ऋषि का घर जो कि दिल्ली के पास नोएडा में होता है, तो इन लोगों को हिमाचल से नोएडा आना होता है। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग कार से चलते हैं, लेकिन हिमाचल से जो नोएडा जाने का रास्ता है वो काफ़ी सुनसान है। आप लोग अगर हिमाचल गए हो तो आपको मालूम होगा कि हिमाचल में जितने भी रास्ते हैं उसके दोनों साइड आपको जंगल मिलेंगे। अगर आप शाम को सफ़र करोगे तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान होता है। वहाँ का कोई भी रास्ता है काफ़ी ज़्यादा सुनसान रहता है। वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलती नहीं है। पहाड़ों का जो रास्ता है वो काफ़ी सुनसान होता है। तो इन लोगों को निकलने में ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। तो 4 लोग थे, तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग तेज़ी से निकलेंगे। चारों तरफ जंगल है तो हमें काफ़ी तेज़ी से निकलना होगा नोएडा के लिए। फिर ऋषि कहता है कि हम लोगों को निकलने में काफ़ी देर हो गया है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग पीछे बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाऊँगा। ऋषि की बात सुनने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं और ऋषि गाड़ी चलाने लगता है। काफ़ी दूर जाने के बाद जब शाम हो जाती है तो ऋषि एक बार के पास अपनी कार रोक देता है और गाड़ी से बाहर आता है और बार के अंदर जाता है और वहाँ से कुछ 3-4 बियर की बोतलें लेके आता है और कुछ खाने का सामान लेके आता है अपने दोस्तों के लिए। अब ये चारों दोस्त गाड़ी में बैठकर बियर पीने लगते हैं और वो इंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पे इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बियर जब पीना ये लोग स्टार्ट करते हैं तो रोहित ऋषि से कहता है कि भाई तुम्हें गाड़ी चलाना है, तुम्हें और बियर नहीं पीना है, तुमने थोड़ा सा पी लिया है, तुम्हारा हो गया है, तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं पीना है क्योंकि तुम्हें गाड़ी ड्राइव करना है। लेकिन ऋषि के साथ में जो लड़का होता है जॉर्डन दूसरा, वो ऋषि को ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला देता है। ऋषि को काफ़ी नशा हो जाता है और बाकी सब लोगों ने भी काफ़ी पिया होता है, तो सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका है अब तक। अब इंजॉय करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो रोहित ने ऋषि से कहा कि भाई तू आराम कर, तुझे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इससे आगे गाड़ी मैं चलाता हूँ। तो ऋषि भी काफ़ी थक चुका था। तो ऋषि कहता है रोहित ठीक है तुम गाड़ी चला लो, मैं जाके पीछे बैठ जाता हूँ। तो अब रोहित गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। गाड़ी वहाँ से बाहर से निकलती है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तो ऋषि को मालूम है कि मुझे कैसे भी करके आज रात तक नोएडा पहुँचना है। तो काफ़ी तेज़ी में रोहित गाड़ी चला रहा है और बाकी सब लोग पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। रोहित काफ़ी तेज़ गाड़ी तो चला रहा था, लेकिन रोहित एक चीज़ नोटिस कर रहा है कि उस रोड पे उनकी गाड़ी के अलावा दूसरा कोई भी गाड़ी नहीं है और रोड के दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा जंगल है और ये जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सुनसान है, काफ़ी डरावना है। लेकिन ये लोग में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और चारों लोग एक साथ में हैं, चारों फ्रेंड हैं। तो इन लोगों को इस बात से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि हम यहाँ पे अकेले हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पे अकेली है। ये लोग अपना मस्ती मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए चुपचाप जा रहे हैं। रोहित ये सारी चीज़ें समझ रहा है और इन सभी चीज़ों को कवर कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से अपनी गाड़ी वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी ऋषि ने बताया कि इसी जंगल में आज से करीब 6 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था और इसका भूत इसी रास्ते पे घूमता है। ऋषि की बात सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे क्योंकि सब लोग नशे में थे उस टाइम में। किसी ने ऋषि की बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। लेकिन तभी गाड़ी के सामने अचानक से एक लड़की आ जाती है।
अचानक से रोहित को समझ में ही नहीं आता है कि कब लड़की गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई। रोहित बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और एकदम से ब्रेक लगाता है, लेकिन जब तक गाड़ी रुकती लड़की गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। तभी अचानक से किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इनको लगता है कि जो लड़की गाड़ी के नीचे कुचली गई है उसी का आवाज़ होगा ये। तो इन लोगों में से कोई भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरता। ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इन लोगों का नशा भी सारा उतर गया था उसी आवाज़ के कारण। तभी अचानक से रोहित की नज़र कार की पीछे वाली कांच पे पड़ता है। रोहित देखता है कि कार के पीछे वाली कांच पे काफ़ी सारा खून लगा हुआ है। खून देखने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन रोहित यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाता है और गाड़ी को भगाना शुरू कर देता है। यहाँ से रोहित कहता है कि हमारी गाड़ी के नीचे जो भी आया, अगर वो कोई इंसान भी होगा तो इतनी जोरदार टक्कर हुई है वो बचा नहीं होगा, और हमें किसी ने देखा भी नहीं है आसपास। हम लोग यहाँ फालतू में खड़े रहेंगे तो यहाँ पे फंस जाएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो बाकी लोग भी इस बात से सहमत रहते हैं और कहते हैं कि फटाक से चलो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। रोहित काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है। जो भी कुछ हुआ ये सारा कुछ भूल के बस ये लोग अपने घर पहुंचने की बात कर रहे होते हैं। पीछे कांच पे जो खून लगा होता है, रास्ते में एक जगह पे गाड़ी रोक के रोहित किसी कपड़े से उस खून को अच्छे से साफ़ कर देता है, ताकि घर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हमसे कोई सवाल ना करे, या रास्ते में जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में हमें किसी को नहीं बताना है। ये चारों लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। फाइनली सुबह करीब 5 बजे ये लोग नोएडा पहुंच जाते हैं ऋषि के घर पे। ऋषि के घर पे इसकी फैमिली इनका काफ़ी वेट कर रही होती है। फैमिली और सभी लोगों से मिलते हैं, लेकिन इन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया कि रास्ते में इनके साथ क्या हुआ है, पिछली रात को क्या हुआ है इनके साथ में। इन लोगों ने किसी को भी नहीं बताया अपनी फैमिली में, ना ही ऋषि ने ना ही रोहित ने, किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ में क्या हुआ है। ये लोग बस चुपचाप अपने कमरे में चले गए और वहाँ पे जाके बस ये लोग सो गए। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था, उनमें से किसी ने भी ये चीज़ कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है, या उनके किसी दोस्त के साथ, उनके फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं इस चीज़ को सोचा होगा आगे जो उनके साथ होने वाला था। ये लोग घर पहुंच तो गए थे, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि रास्ते में जो भी इनके साथ हुआ था इनके दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ऋषि इनके सामने आता है और इन सब से कहता है कि भाई हमारे साथ जो भी हुआ, पिछली रात को जो भी हुआ, हमें उसको भूल करके आगे चलना होगा। हम लोग यहाँ पे शादी में आए हैं। कल रात को जो हुआ या जो नहीं होना चाहिए था, इस बारे में हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी जो भी हुआ है इस बात को भूल जाओ और किसी को भी हमें बताना नहीं है। और सगाई का टाइम हो रहा है, तो सब लोग फ्रेश होके सगाई में चलते हैं। ऋषि की बात सुनकर सभी लोग फ्रेश होने चले जाते हैं, और फ्रेश होने के बाद वो लोग सगाई में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, सगाई में जब सब लोग जाते हैं, सगाई जहाँ पे होती है ऋषि के घर से वो जगह काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, तो ये लोग कार से जाने का प्लान करते हैं। ऋषि की फैमिली उस जगह पे पहले चली गई है और ये चारों दोस्त अभी अकेले घर पे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि काफ़ी दूर है तो हम लोग कार से ही निकल जाते हैं। तो ये लोग कार से ही उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे सगाई है। फाइनली ये लोग फंक्शन में पहुँच जाते हैं जहाँ पे सगाई है ऋषि के भाई की। सगाई वगैरह हो जाती है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पुराने दोस्तों से मिलते हैं। उनके साथ जो पिछले रात को हुआ है उसकी जिक्र ये लोग कहीं भी नहीं करते हैं। मानो जैसा कि पिछली रात को कुछ हुआ ही ना हो, ये लोग वैसे वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। अब फंक्शन ख़त्म होते होते काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। ये लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। तो केशव जाकर के ऋषि से कहता है कि चलो काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग घर जाके सो जाते हैं। तो ऋषि कहता है कि तुम तीनों लोग चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं अपनी फैमिली के साथ में बाद में आऊँगा। मैं तुम लोगों से सुबह मिलूँगा, अभी तुम लोग जाके सो जाओ। तो रोहित, केशव और जॉर्डन ये तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। ये लोग प्लान करते हैं कि ऋषि अपनी फैमिली के साथ में आएगा तो हम तीनों लोग कार से चलते हैं। तो ये लोग कार निकालते हैं, और जैसे ही ये तीनों लोग कार में बैठने के लिए जाते हैं, इन तीनों के फ़ोन में एक साथ एक मैसेज आता है। तीनों के फ़ोन में जॉर्डन अभी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और गाड़ी में जाने के बाद तुरंत ही पीछे वाली सीट पे सो जाता है, और रोहित गाड़ी चलाने के लिए बैठता है और केशव रोहित के बाजू में आके बैठ जाता है, बगल में आके बैठ जाता है। तो एक साथ तीनों का फ़ोन बजता है और तीनों के फ़ोन में एक साथ मैसेज आता है। रोहित मैसेज पढ़ता है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है उसकी नींद ही गायब हो जाती है। रोहित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है मैसेज पढ़ने के बाद।
रोहित डरते हुए केशव को कहता है कि तेरे फ़ोन में एक मैसेज आया है, ज़रा उसको पढ़, उसमें क्या लिखा है। तो केशव भी अपना फ़ोन निकालता है और मैसेज पढ़ता है। मैसेज पढ़ने के बाद केशव काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। केशव कहता है कि ये ऋषि ने हमारे साथ मजाक किया है, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। फाइनली उस मैसेज में क्या लिखा है मुझे इस बात का मालूम नहीं है, रोहित ने मुझे बताया नहीं। और रोहित का कहना है कि ये मैसेज के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा कि उस मैसेज में आखिर लिखा क्या था। उसने किसी को भी नहीं बताया। जो 4 दोस्त थे, इन चारों दोस्तों के फ़ोन में वो मैसेज आया था, जिनमें से 2 से 3 दोस्तों ने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन रोहित के फ़ोन में वो मैसेज आज भी है। लेकिन ये बात वो किसी से शेयर नहीं करता कि उस मैसेज में क्या है। रोहित का ये मानना है अगर वो किसी को बताएगा तो उसके साथ कुछ बुरा होने की संभावना ज़्यादा है, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए रोहित अपनी इस बात को किसी को बताता नहीं है कि मैसेज में आखिर लिखा क्या है। फिलहाल चलो हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। केशव यहाँ पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है वो मैसेज पढ़ने के बाद। केशव का मानना है कि जो मैसेज है हमें ऋषि ने भेजा है और हमारे साथ मजाक कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रोहित यहाँ पे कहता है कि केशव अभी मैं केशव से मिला हूँ, हम लोग मिल के आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी है, वो हमें मैसेज करके परेशान क्यों करेगा। रात के टाइम में जब हम लोग थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ये कोई मजाक का टाइम तो नहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, रोहित पहले ही केशव से कहता है। केशव कहता है कि चलो छोड़ो ये सब बात, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चुपचाप हम लोग घर जाके सो जाते हैं। फाइनली ये लोग यहाँ पे घर पहुँचते हैं। जॉर्डन अब तक गाड़ी में ही सो चुका था और जॉर्डन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, उससे काफ़ी ज़्यादा नींद आ गया था। तो रोहित सोचता है कि जॉर्डन को मैं अपने कंधे पे लेकर के उसके रूम तक जाके छोड़ देता हूँ। तो जॉर्डन को कंधे पर लेकर रोहित निकलता है। तभी केशव रोहित से कहता है कि मेरे फ़ोन में अभी ऋषि का मैसेज आया है, वो मुझे बुला रहा है लेने के लिए। तुम एक काम करो, तुम जॉर्डन को लेकर जाओ और तुम सो जाओ, मैं ऋषि को लेकर आता हूँ और हम लोग फिर सुबह मिलेंगे। ऐसा कह के केशव कार लेकर चला जाता है अकेले। रोहित को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है हमें आए हुए, अगर ऋषि को आना होता तो हमारे साथ में ही आ गया होता। ये सोचने के बाद रोहित ऋषि को कॉल भी करता है, लेकिन ऋषि का फ़ोन वहाँ पे लगता नहीं है। कई बार ट्राई करता है लेकिन उसका फ़ोन लगता ही नहीं है। रोहित ये सब बात भूल जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। जॉर्डन को अपने रूम में छोड़ने के बाद रोहित भी जाके अपने रूम में सो जाता है। जब सुबह होती है तो रोहित को उठाने के लिए जॉर्डन आता है। रोहित जब उठता है तो देखता है कि जॉर्डन काफ़ी घबराया हुआ है। तो रोहित जॉर्डन से पूछता है कि भाई क्या हुआ। तो जॉर्डन रोते हुए कहता है कि कल रात से केशव और ऋषि गायब है, ये लोग अपने घर नहीं लौटे। इनके घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनको हमने कई बार कॉल किया, कई बार मैसेज किया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ये लोग कहाँ चले गए कहाँ नहीं, अभी तक लौटे ही नहीं हैं। जब रोहित को याद आता है कि उसे केशव ने बोला था कि मैं ऋषि को लेने जा रहा हूँ और मैं लेके आता हूँ, तुम लोग जाके सो जाओ, हम लोग सुबह मिलेंगे। रोहित को ये बात समझ में नहीं आता है कि केशव जब ऋषि को लेने के लिए गया था तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया। और फिर ऋषि ने भी ऐसा बताया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ में आऊँगा घर पे, तुम लोग जाके सो जाओ, ऋषि ने ऐसा कहा था। लेकिन ऋषि भी वापस नहीं आया, ना ही ऋषि वापस आया ना ही केशव वापस आया। रोहित को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। उसे हालांकि पहले दिन से ही काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रोहित काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट लड़का है, काफ़ी ज़्यादा समझदार है, अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा समझदार है, किसी भी चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ जाता है। रोहित यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके घर वालों के साथ बैठा हुआ है, ऋषि को कॉल कर रहा है, केशव को कॉल कर रहा है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं लग रहा है। काफ़ी सारे मैसेजेस कर चुका है लेकिन एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फाइनली ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग सब लोग मिल के उनको ढूंढते हैं, दोनों लोग जो गायब हुए हैं, ऋषि और केशव, दोनों को हम लोग ढूंढते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों तक ऋषि के घर वाले और इनके सारे दोस्त जॉर्डन और रोहित 2 दिन तक इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पूरी शहर में ढूंढते हैं, लेकिन इन लोग का कहीं भी पता नहीं चलता है। 2 दिन ख़त्म हो चुका है और इसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये लोग अब घर वालों के साथ में सोचते हैं कि अब हम लोग को पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। रोहित कहता है कि 2 दिन हो चुका है, अब हमें पुलिस कंप्लेंट कर देना चाहिए। फाइनली ये लोग पुलिस के पास जाते हैं पुलिस की मदद लेने के लिए। पुलिस कंप्लेंट करते हैं और सारी डिटेल यहाँ पे बताते हैं। बट रोहित जो पिछली रात को जो हुआ था, रोहित उस बारे में किस चीज़ से कहता है, कुछ भी नहीं कहता है कि हमारे साथ जब हम वापस आ रहे थे, हिमाचल से आ रहे थे नोएडा के लिए, तो रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ था,
रोहित ये बात किसी को बताता नहीं है, क्योंकि वो जो हादसा हुआ था, गाड़ी के नीचे जो लड़की आ गई थी, उस बात से रोहित काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। क्योंकि अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगा तो हो सकता है मुझे जेल हो जाएगा या फिर मेरे पे सज़ा हो जाएगी मुझे, ऐसा कुछ सोच के रोहित किसी को कुछ बताता नहीं है। लेकिन यही कारण है कि उनके फ्रेंड के साथ जो भी कुछ हुआ, यही कारण है कि उन लोगों ने इस बात को सभी लोगों से छुपाया, किसी को बताया नहीं। करीब 1 हफ्ते के बाद न्यूज़ आती है, पुलिस वाले इन्फॉर्म करते हैं इसके घर वालों को और सारे दोस्तों को। पुलिस वाले बताते हैं कि हमने इन दोनों के फ़ोन को ट्रैक किया और 1 हफ्ते से हम लोग ट्रैक कर रहे थे, लेकिन फाइनली आज के दिन इनका फ़ोन ट्रैक हो गया है और लोकेशन हमें बता रहा है कि इनका लास्ट लोकेशन कहाँ पे था। तो पुलिस वाले और उनकी फैमिली, जॉर्डन, रोहित, सब लोग उस लोकेशन पे जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद रोहित काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसे अलग फीलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे वो जहाँ पे खड़ा है रोहित, अभी पुलिस वाले जहाँ उसको लेके आए हैं, ये वही जगह है जहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह देखने के बाद रोहित काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डर जाता है कि उनके साथ अचानक से क्या हुआ है, कि उस रात को जो एक्सीडेंट हुआ था एग्जैक्ट वही उसी लोकेशन पे इन दोनों का फ़ोन यहाँ पे बता रहा है। और काफ़ी ढूंढने के बाद ऋषि की जो कार थी उसी जंगल में वहाँ पे मिला था। और कार को जब खोल के देखा गया तो उसके अंदर में बस 2 फ़ोन थे, जो कि केशव और ऋषि के थे। बाकी केशव और ऋषि का उस पूरे जंगल में कहीं भी कोई पता नहीं चला। रोहित कहता है कि करीब इस बात को 6 साल हो चुका है और अभी तक केस चालू है और पुलिस वाले अभी भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन केशव और ऋषि का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। 6 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी फैमिली ने हार नहीं मानी है, रोहित ने हार नहीं मानी, जॉर्डन ने हार नहीं मानी। इन लोगों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात थी यहाँ पे, रोहित ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया पिछली रात को इन चारों दोस्तों के साथ वहाँ पे क्या हुआ था। गाड़ी के नीचे जो लड़की आई थी वो कोई इंसान थी या फिर कोई अलग अलग टाइप की एनर्जी पावर थी, प्रेत आत्मा थी, रोहित को ये भी मालूम नहीं है। क्योंकि रोहित यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च किया था इस जंगल में, तो आसपास के लोग से रोहित को मालूम चला था कि यहाँ पे जो जंगल है, यहाँ पे एक प्रेत आत्मा है जो रात को यहाँ भटकती है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। कभी गाड़ी के ऊपर आ जाती है, कभी कभी गाड़ी के नीचे आ जाती है। तो रोहित को यहाँ पे पूरा भरोसा हो जाता है कि उस रात को जो गाड़ी के नीचे आया था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रेत आत्मा थी। और इससे पूरा शक है कि गाड़ी का यहाँ पे मिलना, उसके दोनों फ्रेंड के फ़ोन को यहाँ पे मिलना, बट उसके दोनों फ्रेंड वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यही है उसके फ्रेंड के साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है और हो सके तो उस प्रेत आत्मा ने ही ऐसा किया है। रोहित का यह भी मानना है कि वो जो मैसेज आया था रोहित के फ़ोन में, वो रोहित के फ़ोन में अभी भी है और जॉर्डन के फ़ोन में अभी भी है। बट वो जो दोनों फ़ोन मिले थे, उन दोनों फ़ोन में से मैसेज को डिलीट कर दिया गया था। रोहित का ये मानना है कि उन दोनों ने मैसेज डिलीट कर दिया था, इसीलिए उनके साथ इतना बुरा हुआ। बट रोहित अभी तक सेफ़ है, इसीलिए क्योंकि वो मैसेज जो है अभी भी रोहित के फ़ोन में है। लेकिन रोहित ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, वो जो मैसेज है उसमें क्या लिखा है किसी को भी नहीं बताया। हालांकि मैंने भी उससे कई बार पूछा, बट उसने मुझे नहीं बताया कि इस मैसेज में क्या लिखा है। उसका कहना है कि मुझे किसी को बताना ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है। अभी भी उन दोस्तों की तलाश अभी भी जारी है। फैमिली वाले कोशिश कर रहे हैं, रोहित खुद कोशिश कर रहा है, पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी समय हो चुका है, 6 साल हो चुका है, लेकिन उसका अभी कहीं कुछ पता नहीं चला। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और आपके पास भी अगर अच्छी कोई स्टोरी है तो हमें सबमिट करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आकर आप अपनी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हो। आपकी स्टोरी अगर अच्छी हुई तो अगली स्टोरी आपकी मैं बना सकता हूँ। तो प्लीज़ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।